की जय, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हलचल रही, इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रैथ्योन प्रणाली के लिए एक सरकारी टू सरकारी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के तहत 2 ISTR विमानों की खरीद के लिए लंबे समय से लंबे सौदे को आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि I-STAR प्रोग्राम को अब 5 साल से अधिक की देरी हो गई है। DRDO और भारतीय वायुसेना के बीच इसे लेकर एक डिस्प्यूट बना हुआ था, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को काफी देरी हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि DRDO अक्षम है और उसके पास विमान का मूल्यांकन करने की कोई विशेषता नहीं है। DRDO ने भारतीय वायुसेना और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के लिए गल्फ स्ट्रीम या बॉम्बार्डियर प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी I-STAR विमान के विकास का भी प्रस्ताव दिया है और इसके स्केल मॉडल को एरो इंडिया 2021 और डिफेंस एक्सपो 2020 में भी प्रदर्शित किया गया। इंडियन एयरफोर्स DRDO से 3 I-STAR विमान खरीदने के लिए सहमत हो गया है और एक खरीद NTRO के द्वारा की जाएगी और एक नई टीम सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कि CABS पर डेवलपमेंटल वर्क कर रही है, जिसमें पहले ही I-STAR विमान के लिए कुछ सिस्टम विकसित किए हैं। भारतीय वायुसेना के 2 I-STAR विमानों की आपूर्ति रैथ्योन सेंसर और सिस्टम के द्वारा गल्फ स्ट्रीम G550 बिजनेस जेट पर की जाएगी और ये उम्मीद की गई थी कि 4 स्वदेशी I-STAR के लिए एक ही विमान की खरीद की जाएगी, लेकिन डिफेंस एक्सपो 2020 में प्रदर्शित स्केल मॉडल बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 प्राइवेट जेट पर आधारित था। वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले I-STAR विमान ISAR रडार से लैस होंगे, जो कि 1 मिनट में 30,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को स्कैन कर सकते हैं और डेटा का विश्लेषण कर 10 से 15 मिनट में लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। I-STAR दुश्मन के संकेतों को भी एक्सेप्ट करता है और ये जमीनी कमांडर को बताता है कि उसे किन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें बिल्कुल सटीक निशाना लगाना चाहिए। I-STAR सक्षम विमानों के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के थेल्स, रैथ्योन और बोइंग के अमेरिकी एल्टा और यूनाइटेड किंगडम के BE सिस्टम के अधिग्रहण के लिए RFI जारी की थी, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। 2015 में भारतीय वायुसेना ने I-STAR विमान के अधिग्रहण के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया, यानी कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट प्रस्तुत की, जिसे उसी वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, यानी कि अप्रूव कर दिया गया था। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने कहा कि वे कई क्षेत्रों में जैसे कि फाइटर्स, टैंक, हेलीकॉप्टर, छोटे हथियार, इनमें उन्हें विशेषज्ञता अच्छे से हासिल है। हालांकि कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर हम काफी पीछे हैं और ड्रोन से होने वाली समस्याओं के बारे में हम कई बार लिख भी चुके हैं और अब कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का साथ पकड़ने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने कहा कि हमारे पास फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर यानी कि प्रिंसिपल पर काम करने वाली तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक सिस्टम नहीं है। इस समय न केवल पश्चिमी राज्य इजराइल, यहाँ तक कि सबसे अधिक सैन्य रूप से उन्नत भारत भी इस हथियार को बनाने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन भारत के स्थानीय डेवलपर्स अपने लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखने में कामयाब रहे और सेल्फ प्रोपेल्ड नाग ATGM को उन्होंने डेवलप कर लिया, जिसे कि 90 के दशक के बाद विकसित किया गया है, जिसमें एक होमिंग हेड है जो अपने लक्ष्य को याद रखने और 4000 मीटर की दूरी पर इसे नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने 3rd जनरेशन पोर्टेबल ATGM अमोगा 3 को भी विकसित किया, जो अमेरिका की जेवलिन का एनालॉग है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्जीरिया ने तीसरी पीढ़ी की रेड एरो 12 SJ-12 को चीन से खरीदा है। ये संभव है कि आने वाले वर्षों में चीन ऐसे हथियारों के साथ CIS देशों की सेनाओं में घुसने में सक्षम हो, जैसे कि पहले ही UAV के साथ हो चुका है, और पुरानी दूसरी पीढ़ी के ATGM केवल अफ्रीका के गरीब देशों के द्वारा अधिकृत किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है और उसने भी माना है भारत का लोहा, और उसने कहा कि भारत ने अपनी स्वदेशी ATGM विकसित की है जो कि उनके हार्डवेयर से यानी कि उनके ATGM से बेहतरीन है। पुलवामा आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी के कुछ दिनों के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के जवानों को खास सुविधा दी है। कश्मीर से जवान अगर छुट्टी पर जाता है तो उसे IED हमलों से बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे नजदीकी गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। ये निर्णय गृह मंत्रालय की ओर से लागू किया गया था और CRPF ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है। CRPF ने अपने जवानों को एक पत्र के जरिए हेलीकॉप्टर सुविधा देने के प्रारूप का विवरण दिया है। अगली अपडेट अगस्ता वेस्टलैंड केस को लेकर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने भारत से अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को तुरंत रिहा करने की मांग की है। 2018 में क्रिश्चियन मिशेल को UAE से भारत प्रत्यर्पण कर लाया था। विशेषज्ञों ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी का मामला दुबई की प्रिंसेस शेखा तलीफा के पेचीदा मामले से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन ओबरेटिव डिटेंशन यानी कि WGAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि
मिशेल को जबरन गिरफ्तार किया गया था। WGAD ने चिंता जताई है कि मिशेल का प्रत्यर्पण भारत के लिए असल में एक अदला बदली थी, जिसमें मार्च 2018 में दुबई को एक हाई प्रोफाइल बंदी को लौटाने से जुड़ा हुआ था। यूएन के पैनल ने कहा है कि मिशेल की रिहाई के साथ साथ उसे भारत और यूएई से मुआवजे और क्षतिपूर्ति का अधिकार मिलना चाहिए। एक्सपर्ट ने मामले की पूरी जांच करने को भी कहा है और मिशेल के अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि 12 VVIP हेलीकॉप्टर की खरीद में ईडी और सीबीआई जांच कर रही थी और इसमें 3600 करोड़ रुपए से अधिक के VVIP हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के मामले को लेकर हड़कंप मचा था। भारत ने 2014 में इस सौदे को रद्द कर दिया था। इसमें कई भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर घूस लेने का आरोप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को आज पूरे 2 साल हो गए। इस एयर स्ट्राइक ने भारत पाकिस्तान के बीच भारत की सैन्य ताकत को परिभाषित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को याद करते हुए ट्वीट किया और कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल होने पर मैं भारतीय वायुसेना के असाधारण साहस को सलाम करता हूं। बालाकोट हमलों की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो भारत को सुरक्षित रखते हैं। बालाकोट ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, भारतीय नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की कमी नहीं है। भारत दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का उसके घर में जाकर जवाब देना जानता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था और भारत ने इसका वीडियो जारी करते हुए सबूत भी दिखाए थे। पाकिस्तान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। दरअसल FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर फिर से मोहर लग गई है। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में 3 को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान को सभी 1267 और 1373 नामित आतंकवादियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना में 3 बिंदुओं को लागू करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे 27 कार्य योजनाओं में से केवल 24 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। इसीलिए FATF जून 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये जो समय सीमा बढ़ गई है FATF की, उससे पाकिस्तान को $38 अरब का घाटा लगने वाला है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 से अपना डर जताया है। मिराज एयरक्राफ्ट के पाकिस्तानी वायुसेना में 50 साल पूरे होने के आयोजन कार्यक्रम में शरीक हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस सकती है। इसीलिए हमें अपने दुश्मन के खिलाफ डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के तारीफों के कसीदे भी पढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी विशेष रूप से झगड़ालू पड़ोसी भारत के दुस्साहस का करारा जवाब देते हुए अपनी ताकत भी साबित करती है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाने इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करते हैं। ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मनों को खत्म कर सकती है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूदा मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यानी कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है आप खुद समझ सकते हैं। उनके राष्ट्रपति का जो बयान आया है वो ये बात साबित करता है कि भारत की ब्रह्मोस 2 बेहद घातक मिसाइल है। भारत चीन सैन्य और रणनीतिक बातचीत के जरिए संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में एक चरण के डिसएंगेजमेंट के बाद अब दूसरे क्षेत्र में भी डिसएंगेजमेंट पर बातचीत जारी है। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री हॉटलाइन के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। आपको बता दें कि दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने हॉटलाइन के जरिए बातचीत की है। इसके बाद हॉटलाइन से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी करने का फैसला हुआ है। हॉटलाइन पर 75 मिनट की फोन कॉल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से डेप्सांग और दूसरे इलाकों से भी सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत की है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अब तक दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट को लेकर संतोषजनक प्रगति की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ स्थिति पर चर्चा की और भारत चीन संबंधों से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जल्द ही तनाव को कम करना चाहिए। अगली अपडेट इजराइल को लेकर आ रही है। ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने का दावा नहीं किया है।
इसके बावजूद दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाले स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी नई सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास करीबन 80 से 90 परमाणु बम हैं। दरअसल इजराइल को डर है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कहीं परमाणु हथियारों को विकसित न कर ले। साथ ही ये भी खबर आई है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को परिष्कृत कर रहा है। इजराइल को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के ईरान के प्रति नरम रूप से डर भी सता रहा है। बाइडेन ने तो आने वाले दिनों में ईरान के साथ 2015 में किए गए परमाणु समझौते को फिर से शामिल किए जाने का संकेत भी दिया था। वहीं अन्य रिपोर्ट की माने तो इजराइल पिछले कई दशकों से परमाणु निर्माण की परियोजना बना रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियारों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसी कारण इजराइल परमाणु हथियारों के होने की न ही पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है। ये भारत और पाकिस्तान समेत उन 4 देशों में शामिल है जिन्होंने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस संधि का उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे को रोकना है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।